बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ स्पोर्ट्स वन। आप हमें देख रहे हैं कई दिनों से, मैं हूं और बदियू ज़मा आपके साथ होते हैं। ट्रांसमिशन का मकसद PSL के मैचेस पे सही तज्ज़िया आप तक पहुंचाना है। तो सही तज्ज़िया कल के मैचेस के नतीजे में अब सूरत हाल ये है कि कोई भी मैच बेकार नहीं है। अब जो बाकी दो मैच आज रह गए हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का पहला मुकाबला, इस्लामाबाद और मुल्तान का दूसरा मुकाबला, दोनों में से फ़ैसला होगा। मुल्तान तो खैर कंफर्टेबल है अभी तक, उनका टाइम अगर देखें, टेबल देखें तो कंफर्टेबल नज़र आता है, लेकिन लाहौर को जीत की ज़रूरत है कोयटा की। अब ये सूरत हाल आ गई, कोयटा अगर जीतता है तो लाहौर पहुंचेगा और कराची अगर जीतता है तो कराची फ़ाइनल फोर में हिस्सा अपना डालेगा। कल जो मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स का, वो बड़े मार्जिन से मुल्तान सुल्तान ने जीता और मुल्तान सुल्तान ने अपनी विनिंग स्ट्रीक रखी और लाहौर ने अपनी हारने की जो सिलसिला अबू धाबी में शुरू हुआ है वो रखा। तो बदियू ज़मा से बात का आगाज़ करता हूँ, उसके बाद फिर आपको एक सेगमेंट की तरफ लेके चलेंगे जो हमारा रेगुलर सेगमेंट है। बदी, कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। तो पहले सेगमेंट कर लें? नहीं, पहले बात कर लेते हैं। पहले बात, लाहौर कलंदर्स कल उन्होंने फील्डिंग भी बेहतर की, कैचेस पकड़े जो कि पिछले मैचेस में नहीं पकड़े थे, फिर भी आखिरी ओवर ने उन्हें मतलब फंसा दिया या बीच में कुछ हुआ ऐसा? देखिए, आप जहाँ तक कह रहे हैं फील्डिंग की, तो मेरे ख्याल में कल भी फील्डिंग वैसी नहीं थी। हफीज़ से भी एक कैच बेहतर फील्डिंग की पहले से बेहतर थी। उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा ले लिया था कि पहली बॉल पर उन्होंने शान मसूद को शाहीन ने आउट कर दिया था। एक अच्छा स्टार्ट जो है उनको मिल गया था। उसके अलावा आप देखिए, रिजवान जो बैटिंग कर रहे थे, काफ़ी फंस के बैटिंग कर रहे थे, शाहीन की गेंदों पर भी और फॉकनर की गेंदों पर भी। तो वहाँ शुरू में ये लग रहा था कि जो है ना, लाहौर की टीम जो है अब सही अपना कम्बिनेशन के साथ उतरी है और वो आज मैच जीतने के लिए आई है। लेकिन वहाँ ये देखें कि मुल्तान को एक क्रेडिट जाता है कि उनकी लड़के तो आउट हुए, रिजवान आउट हुए और उसके बाद दूसरी विकेट भी उनकी गिरी, लेकिन उन्होंने अपना रन रेट जो है वो नीचे नहीं गिरने दिया। उनका रन रेट 8, 8.5, 9 का रहा ही है। तो बीच में जब जो दरमियान के वक्त जब शुएब मकसूद खेल लेते, रैली रूसूफ खेल लेते, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की आगे शुएब मकसूद ने, उस वक्त ज़रूरत भी थी जिस चीज़ की उन्होंने की। फिर रसो ने भी जो 29 रन किए वो भी काफ़ी कारआमद साबित हुए। लेकिन एक मौके पर ऐसा हो गया था कि 140 ही रन थे और 8 आउट हो गए थे। लेकिन सुहेल तनवीर, मेरे ख्याल में वो आखिरी ओवर जो था उसने 24 रन जो सुहेल तनवीर ने लिए हैं RS रऊफ के, वही वो था जहाँ से इनका थोड़ा सा मोराल भी बुलंद हुआ इनका जो है, और वहाँ पर लाहौर थोड़ा नीचे आया। लेकिन इतने रन आसिफ भाई दूसरी बैटिंग करते हुए इतने रन नहीं थे, ये उनको चेस करना चाहिए था। आप ये बात माने कि उनका टॉप ऑर्डर और मिडल और बैटिंग जो है बिल्कुल भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, जिसका नतीजा जी ये बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो गए उनके बैट्समैन खेल रहे, जिसकी वजह से वो इस टारगेट को भी चेस नहीं कर सके। वरना 170 रन का टारगेट इतना मुश्किल नहीं था। सही कह रहे हैं, आपके बैटिंग में उनकी कमी है, बाकी बॉलिंग में उनके राशिद खान ने 18 रन दिए कल 4 ओवर में। बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने, बेहतरीन बॉलिंग हुई है। बॉलिंग इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलर्स ने बहुत ही, शाहीन शाह ने कम बैक किया, फिर उन्होंने भी 3 आउट किए हैं। RS रऊफ इनके लिए कैसे हैं कि जिन्होंने 4 ओवर में 51 रन दिए और आखिरी ओवर जो 24 रन का था वो उनका बड़ा महंगा साबित हुआ। लेकिन यहाँ इन्होंने बैटिंग में अपनी जो है चेंज की, सुहेल अख्तर नीचे आए, उन्होंने बेंडंग को ऊपर भेज दिया कि हो सकता है कि जो पावर प्ले है उसका फ़ायदा उठा सकें, लेकिन वहाँ बेंडंग वहाँ भी नाकाम हुए। तो मेरे ख्याल में फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़ और सुहेल अख्तर को यहाँ पर एक किरदार अदा करना चाहिए था, यहाँ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था और वहाँ रुक कर खेलते तो ये रन हो जाते। लेकिन आप देखें ना, आप जब एकदम 80 रन पे उनके जो हैं वो 5 आउट थे और 9 रन के अंदर उनकी पूरी टीम आउट हो गई। तो मेरे ख्याल में यहाँ बैटिंग जो जहाँ पर बॉलिंग जो है मुल्तान की उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, कप्तान की कप्तानी को क्रेडिट देना पड़ेगा। कल देखिए रिजवान ने जो कैचेस लिए, 3 कैचेस लिए, स्टंप भी किया और जिस तरीके से उन्होंने वो कैच लिया, भाग्य तो एक जगह एक सोशल मीडिया पे एक कमेंट्स पढ़ रहा था, तो किसी ने कहा कि रिजवान जो है दुबई से, अबू धाबी से दुबई जाके उन्होंने कैच पकड़ा, यानी कि इस तरीके से उन्होंने वो किया। तो मेरे ख्याल में कप्तानी बहुत अच्छे कर रहे हैं, वो बॉलर्स को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज उनके जो हैदर हैं, क्या नाम, हैदर अजहर मुझे इनका नाम है, जो उनके मुल्तान सुल्तान के CEO हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो टीम में हम जो बात कर रहे थे कि टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के दरमियान जो हम आहंगी है वो ज़बरदस्त है। हम डिस्कस करते हैं, अच्छी बैटिंग पर भी डिस्कस करते हैं, अच्छी बॉलिंग पर डिस्कस करते हैं, और जो हमसे गलतियाँ हुई हैं मैच के बाद उस पर पूरी एक डिस्कस होती है कि यार अब कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि जब आपका टीम कम्बिनेशन अच्छा होगा और टीम जो प्रेशर नहीं लेगी तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो अब ये सब तो सिलेक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान की टीम में?
फ़खर जमान भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, तो क्या सही सिलेक्शन हुई फिर? अब बात होना शुरू हो गई है, आज हारिस बिल्कुल रऊफ ऐसे पे ही बात हुई है। आप पीएसएल की सिलेक्शन बात करते हैं, शाहनवाज दानी जो है, आप उसको कहाँ क्या करेंगे फिर? कल लोग बातें नहीं करेंगे? ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 18 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर हो गया, और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है, एक आपके पीएसएल के पाकिस्तानी लोग नहीं, बाहर के लोग भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। और राशिद खान ने कहा कि आई लव यू, बिल्कुल राशिद खान देखिए, ने उसको कहा। बिल्कुल राशिद खान ने उसको कहा। और दूसरा सबसे बड़ी बात देखिए उनका एक होता है कि फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा जोश दिखाता है, वो दिखाता है, उसमें बिल्कुल कूल माइंडेड है। बार भी आपने देखा होगा जब वो डगआउट में बैठा होता है हंसता मुस्कुराता रहता है, और फील्ड में जब होता है, जब भी वो हंसता मुस्कुराता है, चौका पड़ जाए छक्का पड़ जाए, वो उसमें रिएक्ट नहीं करता। ये सबसे बड़ी उसकी कामयाबी है कि वो बिल्कुल ओके चल रहा है। और सबसे बड़ा उनका जो स्टाइल है उसको भी बड़े लोग जो हैं पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आउट करने ब्रैथवेट के साथ उसने ये स्टाइल बनाया था। और अब उन्होंने मुजर रब्बानी के साथ जो है वो कर लिया, तो वो दोनों वो करते हैं, तो बड़ा अच्छा एक वो है। तो मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास है। उसमें इसकी परफॉर्मेंस में कप्तान रिजवान का बड़ा हाथ है कि उसको इस्तेमाल सही जगह पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो परफॉर्म दे रहे हैं। हैदर अजहर की आपने बात की, हैदर अजहर ने अभी एक ट्वीट भी किया था, सीईओ हैं मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने कहा कि थैंक यू राशिद लतीफ़, और आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्या वजह है? मुझे तो ये सुनाई पड़ा है कि राशिद लतीफ़ के कहने पर धानी को लिया था। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब इनका जो ड्राफ्टिंग हो रही थी तो उसमें ये हुआ था, तो बातें चीज़ जब चल रही थी तो मेरे ख्याल में इनको मशवरा दिया गया था कि आप इसको पिक कर लें। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो पिक किया उस वक्त तो लोगों ने तनकीद की कि यार एक नया बॉलर है, आपने इसको किस तरीके से कर लिया, लेकिन उसने पीएसएल में आकर परफॉर्मेंस दी, और आज देखें उसी की परफॉर्मेंस के बाद जो है मुल्तान की टीम कहाँ खड़ी है। दानी पे बात करेंगे, मुल्तान की बॉलिंग पे बात करेंगे, और ख़ास तौर से लाहौर कलंदर्स में क्या कमी है उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ हैं बदिउज़्ज़मा। बात हो रही थी बॉलिंग पे, दानी पे हमने बात की। इमरान खान सीनियर जो कि पाकिस्तान की इंग्लैंड जब गई थी टेस्ट स्क्वाड उसका हिस्सा थे, टेस्ट मैच के बॉलर माने जाते हैं, लेकिन ये भी T20 में बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए पहले इमरान खान को कोई जो है पिक नहीं कर रहा था, ये बड़ी बात है कि इनको मुल्तान सुल्तान ने पिक किया, और ख़ास तौर पर जब अबू धाबी में गए तो वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस देखें कि हर मैच में ये नहीं कि सारे ही बॉलर जो हैं वो रन्स दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान को हमने ये नहीं देखा कि कभी जो है इतने रन्स दियो। कल भी उनको देखें कि 4 ओवर में 24 रन दिए, 3 आउट किए, उससे पिछले मैच में भी उन्होंने 3 आउट किए। तो सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि लाइन और लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, और जहाँ देखते हैं कि वहाँ और समझदारी के साथ बॉलिंग हो रही है। और आप देख रहे हैं कि कौन सा बैट्समैन जो है वो शॉट खेल रहा है, किस तरफ वो ज़्यादा जो है वो तगड़ा है, उस तरफ वो बॉल उसको नहीं कर रहे, और कोशिश कर रहे हैं कि उसको खिलाकर आउट किया जाए। तो यही इमरान सीनियर की क्वालिटी है। तो मेरे ख्याल में इमरान सीनियर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, मैं कहूँ टेस्ट के अलावा उनको वनडे में, क्योंकि आपके पास वनडे में इस तरह का बॉलर नहीं है, क्योंकि आप स्पीड को देखे जा रहे हैं कि इसकी स्पीड 150 है, 147 है, 148 देख लिया ना, आप देख लें, हसनैन को देख लें, नसीम शाह को देख लें, हारिस रऊफ को देखें। स्पीड से आसिफ भाई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड आप जितने भी तेज़ बॉलर हो, जब आपके पास वैरायटी नहीं होगी, जबकि आपके पास इन स्विंग या आउट स्विंग नहीं होगी, या आपको आपकी लाइन और लेंथ अच्छी नहीं होगी, तो आप स्पीड पे क्या करेंगे? जितनी भी आप तेज़ गेंद करेंगे आपको मार पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में इमरान सीनियर जो है वो तजर्बे के साथ लाइन और लेंथ से और अपनी जो है ना कंट्रोल करके बॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो T20 में भी क्लास का एक्सपीरियंस है। KP बिल्कुल ऐसा ही खेलते हैं, और इमरान सीनियर पाकिस्तान की टीम में भी साथ रहे। इनको क्यों बाहर हुए खैर सिलेक्टर जाने, लेकिन इन्होंने भी अपना लोहा मनवाया। अब इनके पास एक लेग स्पिनर भी बेंच पे बैठा है, उस्मान कादिर, उसको नहीं खिलाया। खैर वो कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं। देखिए आज भी यही बातें हो रही थी, उस्मान कादिर पाकिस्तान टीम का जो मुस्तकिल खेल रहा है, लेकिन उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो सबसे बड़ी बात आसिफ भाई ये होती है कि आप ये देखें ना कि टीम का कम्बिनेशन क्या चल रहा है। इस इमरान ताहिर अगर परफॉर्म ना करे तो ये बनती है बात कि आप उस्मान कादिर के लिए, लेकिन मुसलसल उनके जो चारों फास्ट बॉलर हैं वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लेग स्पिनर भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो फिर आप बताएं कि किसकी जगह उनकी जगह बनती है। तो मेरे ख्याल में हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे बॉलर हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी खेल रहे हैं, आउट भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जगह बनती है इमरान ताहिर। पता है होता क्या है, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है बॉलर, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल ऐसे आप पाकिस्तान से खेलना है, इसके फ़ौरन बाद उन्होंने पाकिस्तान से खेलना है,
तो वो कॉन्फिडेंस उनमें होगा ये नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की तरफ से तो मुस्तकिल खेल रहा हूँ, लेकिन अब देखें अब शादाब खान आ गए तो हो सकता है कि अब एक हो जाता है कि शादाब खान को इसलिए ज़्यादा जो है अहमियत दी जाती है कि वो साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो T20 सीरीज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होगी या वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होगी तो उसमें अब ये देखना पड़ेगा कि शादाब अगर को खिलाते हैं वो परफॉर्म नहीं करता, वहाँ भी यही है कि उस्मान कादिर उस सूरत में खेलेंगे, वरना पहली जो चॉइस होगी मेरे ख्याल में उनकी शादाब खान को खिलाने की होगी, कि उन्होंने वर्ल्ड कप में उस्मान कादिर से ज़्यादा वो शादाब खान को जो है वो देख रहे हैं। अच्छा, ये आपकी खबर है? बिल्कुल ऐसे कि शादाब खान ने तो बैठ गए थे एक मैच में, वो तो कप्तान होते हुए बैठ गए थे उसने। लेकिन असल जब आपकी टीम आसिफ भाई जीत रही होती है और उसके बाद आपको पता है कि मेरी टीम पहुंच चुकी है, तो उन्होंने कोशिश की कि हम बाहर के जो दूसरे लड़के हैं उनको चांस दें, और जिस लड़के को चांस दे रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा है, वही परफॉर्म कर रहा है। सिवाय जफर गोर के उनके जितने भी जो प्लेयर हैं उनको खिलाया, उन्होंने परफॉर्म किया है, और इसी वजह से आप जिस खिलाड़ी को चांस दे रहे हैं वो कर रहे हैं। आज के मैच जो अब आज के मैच की तरफ आ जाओ, इस्लामाबाद की बात हो रही है, तो इस्लामाबाद का जो मैच है मुल्तान सुल्तान से, वो किस तरफ जाएगा? देखिए मुल्तान सुल्तान के लिए ये मैच जिस तरीके से वो खेलते हैं, ये नहीं होता ना कि इस्लामाबाद ये चाहे कि हम मैच यानी कि वो खेलें, ऐसा खेलें कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है जीतने की, लेकिन वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, कोशिश ये करेंगे। तो टॉप पे हैं, लेकिन वो कोशिश यही कर रहे हैं, अगर हार भी जाते हैं फिर भी टॉप पे रहेंगे, लेकिन वो कोशिश उनकी यही होगी कि देखें आप बड़ा मैच खेलने से पहले अगर आप हार जाते हैं तो आपका मोराल काफ़ी डाउन हो जाता है, तो कोशिश यही करेंगे कि हम जो आपकी जीत की जो तसलसल है उसको बरकरार रखें और आगे भी मैच जीतें। और मुल्तान सुल्तान की भी ये कोशिश की, और मुल्तान सुल्तान के प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, तो सारे 10 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट होंगे। देखिए अगर मुल्तान सुल्तान की टीम इस वक्त जो है ना रन रेट में, अगर आप पांचों टीमों का जायज़ा लें तो उसमें सबसे टॉप पर जो पॉइंट जो रन रेट में है वो मुल्तान की टीम है, ठीक है, प्लस 1.192 सबसे अच्छा, यानी कि इस्लामाबाद से भी अच्छा रन रेट इनका है। तो ये अगर हार भी जाते हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से हारेंगे तो इनको फ़र्क पड़ता है, वरना दूसरे नंबर पे ही रहने का चांस बिल्कुल दूसरे नंबर पे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि देखिए अगर ये हारते हैं कम रन से, यानी 8-10 रन से, 15 रन से, या फिर 2-3 विकेटों से, तो फिर इनके रन रेट पे इतना असर नहीं पड़ेगा हारने पर जितना ज़्यादा पड़ता है। हाँ ये हो सकता है कि जैसे आप एक टीम ने 200 रन किया और आप 100 से भी पहले आउट हो गए तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में नंबर 2 ही रहेगी, जिससे कि उनकी बैटिंग चल रही है। आप देखें ना एक टीम की मुसलसल बैटिंग चल रही है, शान मसूद पिछले मैच में नहीं रन किए, शोएब मकसूद रन कर रहे हैं, ना कोई दूसरा रन कर देता है, या तो मिडिल ऑर्डर से नीचे आके, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर पिछली दफ़ा किसी ने रन नहीं किए थे तो खुशदिल शाह ने रन कर दिए थे, और उनका आज कल के मैच में जो है ना उनको बहुत ज़्यादा रन की जरूरत थी आखिरी ओवर में, तो वो सही तनवीर ने कमी जो है उनकी पूरी कर दी। तो मेरे ख्याल में उनकी टीम यही होती है आसिफ भाई, सबसे बड़ी बात होती है टीम चेंज नहीं करेंगे आपके ख्याल में? नहीं, मुल्तान भी टीम चेंज नहीं करेगी, इस्लामाबाद हो सकता है उनकी पिछली मैच में 3 चेंजेस थी, पिछले मैच में उन्होंने जो 3 चेंजेस करके ब्रैंडन किंग को खिलाया, जफर गोर को खिलाया और शादाब खान खुद नहीं खेले, तो मेरे ख्याल में अगर शादाब खान इन होते हैं तो अब ये नहीं बात, मुझे लग रहा है कि ब्रैंडन किंग को वो नहीं बार करेंगे, मुझे लग रहा है कि शादाब खान अगर आए तो जफर गोर की जगह ही है। जफर गौर की जगह, जफर गौर भी अच्छा फर्स्ट क्लास में इनका रिकॉर्ड है पिछले सीज़न छोड़ के, बिल्कुल तो पिछला सीज़न था उसमें तकरीबन अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे सामने आए थे। वनडे जो कप हुआ था उसमें इतनी मुतासिरकुन परफॉर्मेंस इनकी नहीं थी। तो अब जो सबसे बड़ा मुकाबला है आज का वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का, जिसको कि लाहौर भी देख रहा है और कराची भी देख रहा है, कोयटा भी देख रहा होगा, कोयटा की भी अब तो उनके साथ ऐसी मामला है। आज जो हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं उनके कोच के बारे में, हेड कोच के बारे में, तो आज भी हम उनकी पढ़ रहा था, उन्होंने जो बात की कि हमारा टीम कम्बिनेशन नहीं बन सका, और वो ख़ासतौर पर उन्होंने नाम लिया कि सरफराज अहमद, आज़म खान की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी जिस तरह इससे होनी चाहिए, और हमारा जो कम्बिनेशन टूटता था इसी वजह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो मेरे ख्याल में आज कोशिश कोयटा की यही होगी कि जो बेंच में बैठे हुए बाकी लड़के ना हार तो रही हैं, क्योंकि हार तो चुके ही हैं, तो हो सकता है कि बेंच में बैठे हुए लड़कों को वो चांस दे दें। आज़म खान इस पे आ जाए, मोइन खान ने जो बात किया, मैंने भी पढ़ा है वो इंटरव्यू, मोइन खान ने आज़म खान की और इनकी बात ही क्यों करते हैं, वो आज़म खान की बात क्यों करते हैं? आज़म खान को नंबर जो लोग कह रहे हैं टॉप के नंबर पे खिलाएं उसको, जो पावर प्ले का इस्तेमाल करे वो। तो भाई सबसे आसिफ भाई मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि जब तक आपकी टीम मैनेजमेंट को मिलके आप कम्बिनेशन नहीं बनाएंगे आपको क्या पता होगा। अगर आप 5-6 पे उसको खिला रहे हैं, अगर उसको ओपन आजमा के देख लेते, 2 मैचेस में ओपन उसको करा के देख लेते, आपको समझ आ जाती है, जिससे कि पावर हिटिंग करता है, अगर वो खुल के भी शॉट खेलता है तो दायरे के बाद तो 2 फील्डर होते हैं तो वो रन्स बना सकता था, लेकिन ये वहाँ उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया। अब
मशवरे सरफराज अहमद जो हैं को दे रहे हैं मोइन खान के। सरफराज अहमद को भी ऊपर आना चाहिए, टॉप ओपनर। भाई आप कोच हैं यार, आपको ऊपर आना चाहिए। रिजवान ऊपर आगे जो है वो रन्स कर रहा है तो आप भी रन्स करें, ऐसा नहीं होता। पिछले सीजन में आया तो था ऊपर, चौथे नंबर पे आ तो रहा है, चौथे नंबर पे तो आ रहा है ना सरफराज। इसमें आसिफ भाई साफ बात होती है कि आप एक मुकाबले की तरफ जा रहे हैं कि यार मैं रन्स करूं, 2-4 मैचें में रन कर दूं, बता दूं कि यार मैंने भी रन्स किए, मुझे क्यों वो किया जा रहा है। तो जब देखिए रिजवान की परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ी बात एक रिजवान की ये है कि बिल्कुल कूल माइंडेड, किसी को जवाब नहीं देते, अपने काम से काम रखते हैं। अब देखें कल शाहीन शाह ने उनके साथ भी जो है, अब देखें जब बॉल करने के बाद कुछ जब वो किया, एक बाउंसर मारा तो उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नोट ही नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात है वो फील्ड में भी बहुत कूल रहते हैं और उसके अलावा बैटिंग में बड़ा कूल रहते हैं, खिलाड़ियों को भी समझाते हैं। तो वो चीज़ सरफराज में नहीं है। देखिए सरफराज में वो चीज़ नहीं है। सरफराज जो हर चीज़ पे गुस्सा, हर बॉल पे गुस्सा, हर बॉलर से गुस्सा, हर बैट्समैन पे गुस्सा, तो ये चीज़ें थोड़ी सी उनको करनी पड़ेगी। अब आपको क्या लगता है कोयटा ग्लैडिएटर अगले सीजन में मैनेजमेंट में तब्दीली देखते रहे हैं आप? मैंने आपको कल भी बताया था कि देखने की बात है, ये तो आपके जिनके जो फ्रेंचाइज मालिक हैं नदीम उमर साहब, उनको सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने दोस्ती निभानी है, मैंने दोस्त के बच्चों को ही खिलाना है या फिर एक क्लब के लड़कों को ही खिलाना है, तो फिर आपकी टीम की मुसलसल परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी। हाँ, अगर आपने कहना है कि मैंने PSL में अगला 7वां एडिशन खेलना है और मैंने जीत की तरफ जाना है, और जो नहीं वो 10 साल तक डोमिनेट करेंगे PSL को, कैसे? ये जो सिचुएशन है इसमें तो आप नहीं कर सकते। इसमें तो अगला एडिशन भी आपका खेलने, आपकी परफॉर्मेंस अगर यही रही तो फिर अगले एडिशन में तो लोग बातें करना शुरू हो जाते थे कि आसिफ भाई यहाँ पाकिस्तान टीम की जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो कितनी तनकीद होती है। तो जब आपकी फ्रेंचाइज के लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो आप पे कितनी तनकीद होगी। सबको यही भाई निकालें, कुछ दूसरी फ्रेंचाइज को लाएँ। तो मेरे ख्याल में नदीम उमर साहब को ये सोचना पड़ेगा कि उनको बड़े सख्त कड़े फैसले करने पड़ेंगे। फैसले बताओ ना, 2-3 फैसले। मैनेजर को आप चेंज करें, आजम खान को हटा, ठीक है। आप हेड कोच जो है वो बदलें, मोइन खान को भी हटा दें, हटाएं। भाई हटाने से ये होगा ना कि आपको पता तो चलेगा। आप जरूरी थोड़ी है कि मोइन खान ने आपने लिख के दिया हुआ कि जब 10 साल तक मैं खेलता रहूँगा, 10 साल तक मोइन खान मेरे जो है वो कोच हैं, आपने लिख के दिया हुआ आजम खान मेरे मैनेजर हैं। ये तो नहीं होता ना, ये तो टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर होता है भाई। कप्तान पे तो लिख दिया ना उन्होंने, 10 साल लिख दिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब उनका उस पर से भी इत्मीनान ख़त्म हो गया है। लिख तो दिया था, हमें याद है, आप भी मेरे साथ थे, हम भी साथ थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक PSL हम खेल रहे हैं कोयटा की टीम, सरफराज ही कप्तान है। ये कहा था उन्होंने, कहा था ना, और आज तक ऑन रिकॉर्ड बात है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोयटा से एक ऑलराउंडर भी लाए थे, बिल्कुल आए थे, बिल्कुल, लेकिन वो कोयटा का उन्होंने बेचारा आया, बैठा और फिर चला गया। ऐसे ही एक और कोयटा का प्लेयर एक सीज़न में इन्होंने भी लिया था, उसको भी बिठा के फिर एक ही मैच खिलाया था। यानी कि मोइन खान साहब की छुट्टी, आजम खान मैनेजर की छुट्टी आप करा रहे हैं, बस ये 2 लोगों को होनी चाहिए, इन 2 लोगों को हटा। देखिए अब आप तजर्बाकार 7 लोग रखें, वो लोग रखें जो क्रिकेट आपको चाहें कि आपकी टीम जीते। ये नहीं कि आप मेरे 2 जानने वाले तुम बोलोगे 2 इनको खिला लो, 2 उसको खिला लो। मजीद बात करेंगे, बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं बदियू जमा हमेशा की तरह, और कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट से खुश नहीं है। जो नतीजा है उसके मुताबिक ऐसा ही उनको सोचना चाहिए मेरे ख्याल से भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल सी यू अगेन। PSL स्पोर्ट्स 1 स्पेशल में खुशामदीद। आप देख रहे हैं बदियू जमा मेरे साथ हैं। अब बदी, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कोयटा की। अब उस मैच का कि टॉस का नतीजा आ गया है, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, वो क्या है और तब्दीलियाँ क्या है? यहाँ पर यह है कि कराची ने जो है टॉस जीता है और बड़ी बात है कि उन्होंने पहले बैटिंग की है। तो इसका मतलब ये है कि बैटिंग करके वो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बोर्ड पर जो है रन्स बनाएं, ताकि जो है थोड़ा जो रन रेट में उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वो भी ना हो और मार्जिन से जो है वो मैच जीता जाए। यहाँ पर कराची ने तो जो है एक चेंजेस किया, अरशद इकबाल को उन्होंने खिलाया फास्ट बॉलर को, लेकिन यहाँ पर कोयटा को आप देखें तो उन्होंने 4 तब्दीलियाँ कर दी हैं। उन्होंने मोहम्मद नवाज़ को बाहर कर दिया, असनैन को बाहर कर दिया, उस्मान शनवारी को बाहर कर दिया, उसके बाद उन्होंने आरिश अली खान लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं वो आए हैं, और उसके अलावा नसीम शाह को इन्होंने चांस दिया है। अब देखिए कि किस तरीके से, मुझे नहीं लग रहा कि वो जैसे पहले एक दिन हमने अखबार में खबर पढ़ रहे थे कि उन्होंने कहा था कि हम सभी खिलाड़ियों को चांस देंगे आखिरी मैच में, तो वही है कि 4 चेंजेस के साथ ये जा रहे हैं। तो उनकी कोशिश होगी। टॉप ऑर्डर में बैटिंग में चांस दिया है किसी को? वो नहीं, टॉप ऑर्डर में कोई भी नहीं है। देखिए ना, वही चीज़ है, एक तो वेल्डनर जो है उनके साथ जो उस्मान खेल रहे हैं, उस्मान है, 2 वो हैं, फिर सरफराज है, फिर उसके बाद जो है आजम खान है, इनका
वेस्ट इंडियन जो ऑस्ट्रेलियन जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अच्छा ठीक है, उस्मान साइम खान मयूब खेल रहे हैं। साइम मयूब को इन्होंने खिलाया था। थोड़ा और पढ़ देना अगर वो मैं आपको ये उनकी जो टीम आई है मैं उनको बताता हूँ कि इनकी जो टीम है इसमें, एक मिनट बताता हूँ, उस्मान खान है, साइम मयूब है, सरफराज अहमद है, मोहम्मद आज़म खान है, उसके अलावा अब्दुल नासिर को इन्होंने खिलाया, बलूचिस्तान वाले, उनको इन्होंने खिलाया। उसके अलावा असान खान है और आरिश अली खान है, खुरम शहजाद है और नसीम शाह है। असनैन को बाहर किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शनवारी को उन्होंने बाहर कर दिया और उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ को उन्होंने बाहर कर दिया। तो ये कोशिश इनकी ये होगी कि अब तो हम वैसे ही टूर्नामेंट से आउट हो गए, तो कोशिश करें कि जितने भी खिलाड़ी बेंच में बैठे हैं उनको चांस दे जाएँ। तो मेरे ख्याल में अब इनका कोई खिलाड़ी बचा नहीं है जिसने मैच ना खेला हो। तो आज के मुकाबले में अब दूसरी टीम आ जाए, कराची की टीम मैं पढ़ देता हूँ आपको। कराची की टीम में एक ही चेंज है अगर आप पढ़ें तो, एक अरशद खान को उन्होंने लिया है, बाकी सेम टीम है। अरशद इकबाल को लिया है। अरशद इकबाल है, इमाद वसीम, बाबर आजम, शर्जील खान, नजीबुल्ला ज़दरान, उसके अलावा नूर अहमद, मार्टिन गप्टिल, चैडविक वॉल्टन, अरशद इकबाल, दानिश अजीज़, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इलियास। बिल्कुल। अच्छा, अब ये भी रूल आ गया ना कि आप, खैर इन्होंने तो चार ही चारों दिए, लेकिन इससे पहले ये 3 भी खिला चुके हैं। तो 3 भी खिला सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि कराची किंग्स पर्पस से आ रहा है कि उनको बड़ा स्कोर करना है और वो शायद कर नहीं, ये बड़ा फैसला है। देखिए, अब कोई भी टीम टॉस जीतती है इस सिचुएशन में तो पहले वो जो है ना कोशिश ही करती है कि बॉलिंग करके हम अगली टीम को जो है वो जल्द आउट करें और बाद में बैटिंग आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कराची ने जो मेरे ख्याल में बैटिंग की है तो कोशिश उनकी यही होगी कि जिस तरह की उनकी सूरत हाल है। पॉइंट्स टेबल पे क्या नंबर्स हैं? देखिए, इसमें रन रेट में बताऊँ सबसे नीचे जो रन रेट में वो कराची की टीम है, लेकिन लाहौर की टीम है। बिल्कुल, लाहौर की टीम इस वक्त सबसे नीचे है, उसके बाद कराची का नंबर है, फिर उसके बाद प्लस में नंबर है तीनों टीमों के। प्लस में क्या नंबर है? माइनस में क्या नंबर है लाहौर? माइनस में जो लाहौर के हैं -0589, ठीक है, ये हैं लाहौर के, और -0212 ये हैं कराची के। अच्छा, कराची तो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जीत गया ना तो मसला ही नहीं है, वो तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा, उसको रन रेट की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी कोशिश ये होगी कि ऐसा ना हो कि दूसरी टीम हमें, एक होता है ना कि आप जिसको आप हल्का समझ रहे होते हैं, हो सकता है किसी दिन वो बहुत तगड़ा भी आ जाए। तो ये भी हो सकता है कि वो अपने बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम तो सब डूबे हैं, आपको भी ले डूबेंगे, तो ये ऐसा ना हो कि वो खुद जाते जाते इनको भी साथ ले जाएं। तो यही उनकी कोशिश, इसी वजह से उन्होंने पहले बैटिंग की है कि हम जो रन बनाएं उनको महदूद रखें। जो हालात चल रहे हैं, जो मीम्स चल रहे हैं, उसके मुताबिक आपको लगता है कि कोयटा ये चाहेगा, कौन सी टीम को चाहेगा कोयटा अगर उसको कराची और लाहौर का ऑप्शन दिया जाए? मेरे ख्याल में दोनों उसकी हरीफ हैं। नहीं, आजकल के हालात में, और आज में तो कोशिश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आजकल के हालात में ये हो गया कि कहेंगे कराची पहुंच जाए, आ जाए भैया, बिल्कुल कराची आ जाए, कराची को पहुंचना चाहिए। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मीम चल रही है, बिल्कुल वो जो मुहिम है मीम से चल रही है ना कि आज शाहीन तुझे क्वालिफाई करा, वही चक्कर, इस तरह के चक्कर है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो अब ये मुकाबला तो होगा, इस मुकाबले में टॉस जीता है कराची ने और पहले बैटिंग कर रहा है कराची, वेरी ब्रेव डिसीजन। इसको देखते हुए कि किस टीम ने अभी तक टॉस जीतकर बैटिंग की है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। और एक मैच में पहले उन्होंने की थी और आज ये कर रहे हैं, ये भाई, वरना ज़्यादातर टीमों ने जो है वो टॉस जीतकर जो है वो बॉलिंग ही की। हाँ, तो ये मुकाबला तो होगा। इस मुकाबले भाई मैंने आपको ये पहले बात बताई ना कि उनकी कोशिश कराची वालों को यही है कि ऐसा ना होता है ना कि ऐसा ना हो कि कोयटा की टीम पहले बैटिंग अगर हमने दे दी तो पहली बैटिंग में अगर 180, 90, 200 रन कर दें तो उनके लिए फिर बाद में रन्स बनाना भी मुश्किल हो जाएगा और फिर जो होगा कि उनके रन रेट पे भी असर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश ये करें कि हम ज़्यादा रन्स बनाएं और उनको कम रन पे महदूद करें, क्योंकि आखिरी मुकाबला है, डू एंड डाई मैच है, बिल्कुल, तो उसमें तो कुछ हट के फैसले लेने होंगे। बड़ा अच्छा फैसला किया वसीम अकरम और उनकी इंतजामिया ने, बड़ा ब्रेव डिसीजन है। अब दूसरा मुकाबले की तरफ आ जाओ, इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स। उन मुकाबला तो होगा रात में शुरू, लेकिन इस्लामाबाद मुल्तान का मैच है और वो में ये रात, मैंने क्या कह दिया था? आपने कोयटा कह दिया था। आप बार कोयटा को खिला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कोयटा को क्यों इतना आपको जो है। तो मुल्तान और जो इस्लामाबाद का मैच है, देखिए वो दोनों टीमें बिल्कुल इस वक्त रिलैक्स हैं। रिलैक्स का मतलब है कि वो दोनों टीमें पहुंची हुई हैं, लेकिन कोशिश यही होगी यहाँ पर मुल्तान की वो टीम मैच जीतें। इस्लामाबाद की भी कोशिश ये होगी कि वो मैच
किसी भी सूरत हारे नहीं, क्योंकि आप एक बड़े मुकाबले में जाने से पहले अगर इस तरह की टीम हार जाती है तो फिर अगले मैचेस में उनको थोड़ा सा प्रेशर होता है और प्रेशर के साथ मैदान में जाते हैं। तो दोनों टीमों की यही कोशिश होगी, लेकिन अब दोनों के लिए भी यही है कि अगर फर्स्ट सेकंड होते हैं तो फिर उनको दोनों टीमों में से जो जीतती है वो तो डायरेक्टली फाइनल में चली जाएगी, और जो हारेगी उसके लिए फिर एक चांस है, और वो फिर एक चांस है। हाँ, ये ज़रा दोबारा से बता दो, प्ले ऑफ्स का मरहला शुरू होगा परसों, कल है छुट्टी, मतलब वहाँ पे आराम का दिन है, और उसके बाद पहले और दूसरे नंबर की टीम का मैच होगा। देखिए, पहले और दूसरे नंबर की टीम का मैच होगा, जो टीम जीतेगी वो डायरेक्टली फाइनल में चली जाएगी, और जो टीम हारेगी वो बाहर नहीं होगी। दूसरा जो मैच होगा जिसमें अगर कराची आती है या लाहौर पेशावर आते हैं, तो इसमें से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी उससे जो पहले मैच में हारी उससे, और जो हार जाएगी यहाँ से वो घर चली जाएगी। तो ये है कि पहले 2 नंबर पे आपको आना एक एडवांटेज है। ये प्ले ऑफ्स का बड़ा अच्छा रखा है मरहला, प्ले ऑफ्स का। देखिए, इसमें प्ले ऑफ रखने से क्या हो गया कि टीमों की यही कोशिश होती है आसिफ भाई कि हम पहले और दूसरे नंबर पर रहें, और पहले और दूसरे नंबर पे रहने का यही है कि एक मैच का आपको एडवांटेज मिल जाता है कि यार अगर किसी वजह से हम हार भी गए तो दूसरे एक और हमारे पास चांस है। तो ये प्ले ऑफ का अच्छा है कि डायरेक्ट सेमीफाइनल होने के बजाय प्ले ऑफ, एलिमिनेटर, फिर जो है वो मैच हो, ये अच्छा होता है। इसमें टीमों को भी अपना जो है वो बड़ा ज़बरदस्त वो होता है कि यार हार गए जीत के। अब देखें ना, इस्लामाबाद और जब मुल्तान का मैच होगा उसमें प्ले ऑफ में, तो दोनों की ये कोशिश होगी कि यार अगले मैच के लिए ना जाएं, हम जीतें और डायरेक्टली फाइनल में के जाएं, क्योंकि एक जान छूट जाती है कि यार अब क्या करें। लेकिन यहाँ दूसरी टीम को फ़ायदा भी हो सकता है कि वो उसको ये है कि मैं बाहर नहीं होंगी, एक चांस और है। अच्छा, मुझे एक अलग से बात याद आई है, जो अभी कल चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी पाकिस्तान ने, कल के दिन उसको याद किया पीसीबी ने, ये पीएसएल शुरू होने को याद क्यों नहीं करते? देखिए, मसला ये है, सवाल है आपकी वो ये है कि वो इंटरनेशनल इवेंट है, नहीं बड़ा इवेंट है। शुरू होना वो नजम सेठी ने शुरू कराया था ना। बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखिए, हर मैनेजमेंट आती है तो दूसरी चीज़ को जो है ना वो ख़त्म कर देती है। हर कोई ये चाहता है कि क्रेडिट उसको मिले, पिछली को ना मिले। तो ये अगर पीएसएल की बात करें तो ये तो कहाँ से शुरू हुई थी, जो 2012-13 में जब चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने शुरू की थी। फिर जब नजम सेठी साहब, शहरियार साहब थे, उन्होंने इसको शुरू किया, और जब बीच में आए तो यहाँ पर इनके पास आया। तो हर कोई अपना क्रेडिट लेने जाता है कि हम बोर्ड में हैं तो हमने ये कर दिया। तो मेरे ख्याल में जो तीनों चेयरमैन आए, आप इसको माने, शहरियार साहब थे, नजम सेठी थे, उन्होंने आके इसको शुरू किया और उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत की है। और लड़कों को सबसे बड़ी बात यह है कि पहले वहाँ खिलाना और फिर यहाँ बुलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर जिनका आप एतमाद भी टूटा हो, डर भी रहे हों, और उसके बावजूद पाकिस्तान में आके खेलें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल, और जो पीएसएल की तारीख़ है वो तो 2012-13 से है, जब ज़का अशरफ ने शुरू किया था। लेकिन ज़का अशरफ की एक ज़िद थी कि होगा तो पाकिस्तान में होगा, और बिल्कुल हाँ, ये बात है। नजम सेठी ने वो जिद तोड़ी। बिल्कुल हाँ, नजम सेठी ने कहा कि चलो शुरू तो कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, बाद में पाकिस्तान ले आएंगे। दूसरे एडिशन में पाकिस्तान देखिए 2016 में आपने वहाँ खेला, तो 17 में मैंने फाइनल खेला लाहौर में, फाइनल आपने लाहौर में खेला। उसके बाद फिर जो है आपने कुछ मैच यहाँ खेले, फिर उसके बाद दूसरा एडिशन आपका मुसलसल यहाँ पर हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। ये तो जो दुबई गया है ये तो किसी और, ये तो आप देखें ना, जो कुछ वो कहते हैं ना, एक कोविड वजूहात, एक तो वजूहात थी कोविड की भी, और कुछ कोताहियाँ भी थी। कोताहियाँ क्या थी यार? कोताहियाँ कहाँ से? देखिए मेरी बात सुने आसिफ भाई, जो चीज़ें हमने की हैं अब वहाँ भी तो अमल कर रहे हैं ना। अबू धाबी में जाके कितना कंट्रोल में है, कमरों तक भी महदूद हैं, जो वो कह रहे हैं वहीं खड़े हो जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं वहीं बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप पाकिस्तान में कर लेते, यहाँ तो आप उसमें थे, आइसोलेशन में थे, क्वारंटाइन में थे, उसके बावजूद आपकी सालगिरहें मनाई जा रही थी, बाहर से लोग आके आपकी सालगिरह में शरीक हो रहे थे, बाहर के खाने आप खा रहे थे, जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ से आप जा रहे हैं। कौन सा आइसोलेशन था, कौन सा क्वारंटीना था? तो वहाँ अगर आप कंट्रोल कर लेते ना, तो ये सूरत नहीं, आप आज जो सूरत हाल पेश आई है। हम अबू धाबी गए, 3 से 4 गुना पैसे भी ज़्यादा खर्च किए, मिन्नतें भी की, और उसके बाद जाके हम इवेंट खेलने जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती, थोड़ा सा हम बर्दाश्त कर लेते, तो आज कराची में ही जो है वो ये पीएसएल हो रही होती है, और फाइनल भी जो है वो 20 तारीख को कल हो चुका होता। क्या बात है भाई, क्या बात है। 20 तारीख को जो वक्त होता है ना किसी चीज़ का, वही कहा जाता है कि वही वक्त पे वो काम होता है। एक काम और हुआ है आज, मिसबाह हक ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी सी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू HBL PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन है। बदियू जमा, अब थोड़ा सा और पाकिस्तान क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। मिसबाह हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, जो पाकिस्तान की टीम वहाँ पर जाएगी अब,
इंग्लैंड जाएगी, फिर वेस्ट इंडीज़ जाएगी। उससे जो सवाल हुआ बड़ा अहम आमिर के बारे में, उसमें उसने बड़ा साफ कह दिया कि मतलब आमिर परफॉर्म करेंगे, पहले तो रिटायरमेंट वापस लें, उसके बाद परफॉर्म करें और वापस। देखिए जो बात मिसबाह उल हक ने पहले कही थी वो भी आज भी उन्होंने वही कही है कि जब आमिर जो है परफॉर्मेंस नहीं थी, कारकर्दगी नहीं थी, इसी वजह से टीम से बाहर हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अब अपनी रिटायरमेंट वापस लें, परफॉर्मेंस दें, कारकर्दगी दिखाएं, टीम के दरवाजे खुले हुए। मेरी उसके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, ना तो कोई ज़ाती मसला है। हर खिलाड़ी जो भी परफॉर्म कर रहा है वो टीम में आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो मेरे ख्याल में ये मिसबाह उल हक को कहना कि उन्होंने ये कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी आसिफ भाई, तो फिर इस PSL में आप देख रहे हैं ना आपकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप रिटायरमेंट आपने नहीं ली होती और इस PSL की ये जो परफॉर्मेंस है, क्या आपको टीम ले ली थी? नहीं। देख लेना दूसरे जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें शाहनवाज दानी का क्या कसूर है? परफॉर्म कर रहे हैं ना भाई। आपने तो यही कहा है कि हमारा क्राइटेरिया ये है कि भाई जो लड़का परफॉर्म करेगा वही टीम में खेलेगा। लेकिन हारिस रऊफ कैसे जाएगा टीम में? वो सोचने वाली बात है ना। तीनों फॉर्मेट में एक प्लेयर को आप, एक बॉलर को तीनों फॉर्मेट में ले लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। फील्डिंग आप उसकी देखें कि फील्डिंग में वो मुसलसल मिस फील्ड भी हो रही है, उससे कैच भी छूट रहा है। बॉलिंग में आप देख रहे हैं किस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है। तो कहने का मकसद है हम एक में बॉलर है ना, वो 1-2 मैचेस में 2-2 3-3 आउट कर दे, हम कहते हैं यही बॉलर है। भाई ये भी तो देखें कि उसने किस कंडीशन में किस वक्त जो है वो आउट किए। और आप जो PSL में जो मसाइल हैं या जिस तरीके की विकेट हैं, यहाँ पर आप कितने रन्स दे रहे हैं, ये चीज़ें भी तो देखनी चाहिए। अच्छा, अब आमिर जो है रिटायरमेंट वापस लेंगे या नहीं? देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि आमिर को खुद भी यकीन हो चुका है कि अब वो जो है पाकिस्तान टीम में नहीं खेल सकते। अगर रिटायरमेंट वापस ली भी इन केस, तो उनको मालूम है कि 1 सीरीज़ या 2 सीरीज़ के बाद चांस नहीं मिलना। गलत फैसला कर गए वो। गलत, पहले उन्होंने गलत किया। देखिए अक्सर रिटायरमेंट ना लेते तो फिर और बातें ना करते, परफॉर्मेंस होती, तो वो आज आपको इंग्लैंड की सीरीज़ में भी नज़र आते, वर्ल्ड कप में भी नज़र आते हैं। लेकिन बहुत सारे जज्बाती फैसले ऐसे होते हैं ना, जब एक आपके कॉलर खड़े हो जाते हैं और आप अपने आप को मैं में आ जाते हैं, मैं से हम में नहीं जाते, तो इस वजह से जो है ना। क्या बात की यार आपने, क्या आप तो फिलोसफर हो गए हैं। देखे ना, मैं मेरे साथ रह के जैसे आपसे सीखा, सब कुछ मैं सीखता आपसे ही हूँ, आपसे बातें करते हैं सीखता हूँ मैं आपसे। और दूसरा ये कि उनमें मैं वाला जो ऑप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें ख़त्म करिए। उनके पीछे एक आमिर के बाद कई आमिर बैठे हैं, चाहे वो राइट आर्म फास्ट बॉलर हो या लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो। अभी तो वसीम जूनियर भी है, आकिफ भी आ गया है, अभी नसीम शाह भी है, असनैन भी आ गया है, शहनाज़ दानी भी आ गया है, इमरान सीनियर ने जो परफॉर्मेंस दी है वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो आप मुझे बताएं, आपका मुकाबला है, इस मुकाबले में जो ऊपर होगा वही टीम में जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए कि जब जितना भी बड़ा बॉलर हो आसिफ भाई, अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, PSL हो या किसी भी पाकिस्तान टीम में नहीं है परफॉर्मेंस, उसको बाहर करें, जिसकी परफॉर्मेंस हो तो खिलाएं। तो आमिर का इंटरनेशनल कैरियर आपके ख्याल में ख़त्म? मेरे ख्याल में ख़त्म है। समझ लीजिए अब ना वो रिटायरमेंट वापस लेगा और ना वो टीम में वापस आएगा, जिससे कि वो कड़वी बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अभी भी वो उन्होंने अभी जो इंटरव्यू दिया था YouTube वाला, उसमें उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा। तो क्यों अभी तक असल में आसिफ भाई वो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अब ये बंदे को पैसे का वो हो जाता है ना, पैसा कमाना और ये करना। उसको मालूम है कि भाई मैं बिग बैश भी खेलूंगा, वहाँ भी पैसे आ जाएंगे, ढाका लीग खेलूंगा, वहाँ से भी पैसे आ जाएंगे, कोशिश करूंगा कि इंग्लैंड वाले करवा दें, IPL में वहाँ से भी पैसे कमा लूँगा, PSL तो वैसे ही मिल रहे हैं। हाँ। तो अब इतने पैसे जब खिलाड़ी को मिल रहे होते हैं तो वो उसको फिक्र नहीं होती। और जब वो इंग्लैंड का नेशनल हो गया तो उसको क्या प्रॉब्लम, वहाँ तो अगर क्लब से भी खेलते रहेंगे तो आपको डॉलर मिलते रहेंगे। अच्छा, एक और बॉलर है वहाब रियाज, उसने ये है कि उसने बोला नहीं कुछ। समझदार है, सबसे बड़ी बात है। देखिए आसिफ भाई समझदार, उसको मालूम है कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं है। उसने जो टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, उसके बाद वनडे और T20, उसको मालूम कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो बाहर हुआ है। उसने यही कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे मैंने यही सवाल पूछा था, तो उसने यही कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि इस PSL में इस तरह की परफॉर्मेंस दूं कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि मैं टीम में आ जाऊं, मैं परफॉर्मेंस से टीम में आ जाऊं। तो ये बड़ी बात होती है कि एक बॉलर खुद कह रहा है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करके टीम में आना चाहता हूं। तो ऐसी चीज़ें अगर सभी के साथ हों तो ज़्यादा अच्छा होता है कि यह नहीं कि मैं आउट भी ना करूं, मेरा रवैया में फील्ड में ऐसा हो और फिर मैं कहूँ कि मुझे पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं ले रहे, और मैं बोर्ड के ख़िलाफ़ बातें भी करूँ, मैं बड़ों के ख़िलाफ़ भी बातें भी करूँ और फिर भी मैं टीम में ले लें, ऐसा नहीं होता। और एक और बैट्समैन है शुएब मलिक, उनके साथ भी यही मसला है, उन्होंने भी बोल दिया था मिसबाह के खिलाफ। शुएब मलिक का अब तो मेरे ख्याल में जो इतने प्लेयर हैं उनको लीग में इतनी क्रिकेट मिली है, मेरे ख्याल में अब उनको खुद ही कह देना चाहिए अल्लाह हाफिज़। इस वजह से
क्योंकि आप इतने नौजवान यंग प्लेयर जो हैं आ रहे हैं, टीम में जगह बना रहे हैं, और आपकी अगर 4 मैचेस में आप परफॉर्मेंस, 2 मैच में परफॉर्मेंस होती है, आगे 6 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं होती, तो वो चीज़ टीम नहीं जीतती ना, टीम नहीं उससे जीती, टीम सबसे नहीं बड़ी बात जीतती। टीम भी नहीं जीती, और दूसरा 2 मैचेस में परफॉर्मेंस के बाद आपकी 6 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं होगी तो क्या फ़ायदा होगा। और उन दोनों मैचों में टीम नहीं जीती। नहीं जीती, आपने रन्स भी किए, टीम नहीं जीती। और दूसरा ये है कि अब शुएब मकसूद को आप देखें, आउट क्लास बैटिंग कर रहा है, ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। और इस वक्त मैं अभी इसको रन चेक कर रहा था, बाबर आजम के 478 रन हैं, अपना मोहम्मद रिजवान की 444 रन हैं, और 292 रन जो हैं अब तीसरे नंबर पे शुएब मकसूद के हैं PSL में इस एडिशन में। तो मेरे ख्याल में आपको मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम है, तो मिडल ऑर्डर में आप शुएब मकसूद को बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। 4 या 5 नंबर पे आपको प्रॉब्लम भी हो रही है, और इसको आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाकर इस पर काम करें, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए मिडल ऑर्डर के लिए। बड़ी जम्मो मशवरा आपने ठीक दिया, लेकिन जो सिलेक्टर हैं उन्होंने कहा था जिस नंबर पे ये पाकिस्तान कप में खेला था वो नंबर अवेलेबल नहीं था पाकिस्तान टीम में, तो इसलिए इसको नहीं लिया। तो देखिए शुएब मकसूद ने कब ओपन किया है, मैं बता रहा हूँ कि 4-5 भी आता है ना। नहीं, वो तीसरे नंबर पे आ रहे थे, चौथे नंबर पे आ रहे थे। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कि शर्जील खान है आपके पास, बाबर आजम है, रिजवान है, फ़खर जमान है, ठीक है, 4 तो आपके पास ओपनर हैं। आप 2 ओपनर को कहाँ खिलाएंगे, अगर उनको इन करते हैं तो तीसरे चौथे भी खिलाएंगे ना। आप तो शुएब मकसूद को 4 नंबर पे खिला दें। अब हैदर करते रहे, हैदर ने परफॉर्मेंस नहीं दी, अब वो हैदर अली तो बिल्कुल गायब हो गए यार। गायब इस वजह से हो गए। देखिए एक प्लेयर में मैं वही कहता हूँ आसिफ भाई कि हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा अलमिया है, चाहे वो साबिक क्रिकेटर हों, तजियाकार हों, मैं हूँ, आप हों, 1-2 परफॉर्मेंस से खिलाड़ी को कह देते हैं कि भाई विराट कोहली जिसने 15,000 रन कर लिए ऐसे ही कर लिए। वो विराट कोहली बना है किसी अंडर 19 से लेके डोमेस्टिक से लेके इंडियन टीम से लेके कहाँ से कहाँ करके उसने रन किया, मुसलसल के साथ परफॉर्मेंस दिए तो वो बना है। रोहित शर्मा है तो वो इसी तरीके से बना है। तो अब 1-2 मैचेस से अगर हम हैदर को जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली और फलाने से मिलाकर हम कहेंगे दुनिया का टॉप ऑर्डर बैट्समैन बनेंगे, ऐसा नहीं होता। आप उनको डोमेस्टिक में चांस दें, बोले भाई डोमेस्टिक में जाएँ खेलें, उसके बाद उसको जो है बड़ी क्रिकेट में असल में फ्रेंचाइज क्रिकेट ने काफ़ी मामला, बहुत सारे मामला ख़राब किए। मतलब अब किसको क्या कहें, फ्रेंचाइज का इतना इन्फ्लुएंस होता है, उसकी वजह से एक बॉलर आ जाता है, एक बैट्समैन आ जाता है। बहुत सारी बातें आज के प्रोग्राम में हमने बदी की हैं, काफ़ी खुल के बदी ज़माने काफ़ी मौज़ूआत पे बात की। एक तो आज के जो 2 मुकाबले हैं उन पर बात हुई, दोनों मुकाबलों में किसका पलड़ा भारी इनको नज़र आता है उस पर बात की। पाकिस्तान क्रिकेट के मैच शुरू हो गया, टेस्ट चैम्पियनशिप का मैच बिलाखिर आज शुरू हो गया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो भी बड़ा अच्छा मुकाबला है। कल उस पर भी कोशिश करेंगे, बात करें। कल ब्रेक है हमारा, PSL में ब्रेक है, बहरहाल हमारा ब्रेक नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना, और कल फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।